मैं अखिलेश कुमार गुप्ता, प्रवक्ता इतिहास, सुमित्रा बालिका इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 9 की सामाजिक विषय यानी सामाजिक विज्ञान, जिसे इंग्लिश में सोशल साइंस कहा जाता है, उसका आज हम अध्ययन आपको कराते हैं। उसमें सामाजिक विषय में 4 खंड होते हैं, जैसे कि आप जूनियर में इतिहास, भूगोल और राजनीति, यानी राजनीति का अर्थ होता है नागरिक शास्त्र। इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, इन तीनों को आप अध्ययन करते हो। जो आपको नया टॉपिक मिला है जिसे अर्थव्यवस्था कहा जाता है, आप कक्षा 9 में, ठीक है, तो वो चीज आप अभी नहीं जानते हैं उसके बारे में, जिसे हम अर्थशास्त्र बोलते हैं। इन तीनों चीज को आप पढ़ चुके हैं कक्षा 6, 7 और 8 की क्लास में। लेकिन जो चौथी इकाई आपको पढ़नी है, चौथी इकाई आप नहीं जानते, और इन तीनों से आप पूरी तरह से परिचित हैं। तो ये चारों खंडों को मिला करके एक क्या बनाया गया है, सामाजिक विषय बनाया गया है, सोशल साइंस। ठीक है, अब इसमें देखिए सामाजिक विषय हुआ है, और इन्हीं सामाजिक विषय सबसे पहले आप कक्षा 9 में जब सामाजिक विषय पढ़ते हैं तो उसमें 4 जो खंड हैं वो खंड निम्न प्रकार से हैं। जरा उनका हम अध्ययन कर लेते हैं, और वो जो खंड हैं उन खंडों में से एक प्रश्न उत्तर आता है जो बहुविकल्पीय होता है, और अतलब उत्तरीय। हम आपको बता दे रहे हैं किस तरह से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं सामाजिक विषय से संबंधित। पहला होता है बहुविकल्पीय, और दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है अतलब उत्तरीय। तीसरा है लघु उत्तरीय, और चौथा जो क्वेश्चन है वो है विस्तृत। उत्तरीय प्रश्न। ये 4 टाइप से आपके क्वेश्चन जो है आज पूछे जाते हैं सामाजिक विषय, और इन्हीं चारों टाइप से क्वेश्चन में आपको 2 मानचित्र मिलता है, मानचित्र का और मानचित्र था। का मानचित्र होता है इतिहास का, समकालीन इतिहास। इसमें आपको ऐतिहासिक तथ्य, ऐतिहासिक तिथियां, ऐतिहासिक स्थल भरने होते हैं। और जो था मानचित्र होता है वो भूगोल से संबंधित होता है। इसमें आपको अभ्रक उत्पादक राज्य या कोयला उत्पादक राज्य, तेल उत्पादक राज्य, सीमेंट उत्पादक, रेलवे लाइन या तमाम ऐसे भौगोलिक तथ्य जो आपको खंड यानी मानचित्र खा में भरना होता है। तो ये भी आपके इसी सामाजिक विषय में पूछा जाता है। पहला नक्शा जो होता है वो इतिहास से संबंधित होता है, और दूसरा मानचित्र जो होता है वो भूगोल से संबंधित होता है। नागरिक शास्त्र यानी राजनीति में और इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र में इसमें मानचित्र नहीं आता है। इन दोनों खंडों में केवल थ्योरी ही आती है, और ये आपके दोनों खंड जो है इतिहास और भूगोल में मानचित्र आता है। जैसे कि आप जान चुके हैं कि सामाजिक विषय में कितने खंड होते हैं, 4 खंड होते हैं। 4 किताबों को मिला करके एक सामाजिक विषय बनाया गया है। पहला खंड है इतिहास, दूसरा खंड है
तीसरा खंड है नाड़ी शास्त्र और चौथा खंड है अर्थशास्त्र। अब आइए हम जो कक्षा 9 की खंडों का क्या नाम है उसका हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, जो कक्षा 9 में आप अध्ययन करने जा रहे हैं ये इकाई में बटा हुआ है और इकाई में बटे हुए भाग का जो नाम है वो इस तरह से है। यहाँ पे हम क्या देखते हैं, सामाजिक विज्ञान, पहली इकाई एक का नाम है समकालीन। भारत, इसको बोलते हैं इतिहास। और जो आपकी दूसरी इकाई है समकालीन भारत, इसे बोलते हैं भारत, इसको बोला जाता है भूगोल। और आपकी जो तीसरी इकाई है राजनीति। ठीक है, इसको बोलते हैं नागरिक शास्त्र। और जो आपकी चौथी इकाई है वो है आर्थिक विकास, से बोलते हैं अर्थशास्त्र। इस तरह से सामाजिक विज्ञान 4 इकाइयों में बटा हुआ है और इन्हीं 4 इकाइयों का आपको अध्ययन करना है क्रमवार। तो जैसे आज हम आपको आर्थिक विकास, ये चौथी इकाई के बारे में आज हम अध्ययन करवा रहे हैं आपको, इसके बारे में हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। चौथी इकाई का नाम है आर्थिक विकास यानी अर्थशास्त्र। आज हम आपको अर्थशास्त्र, आर्थिक विकास चौथी इकाई में आर्थिक विकास, ये आपके खंड का नाम है। और खंड में पहला लेसन है जो अध्याय वो है पालमपुर। गांव की कहानी, ये चौथी इकाई में पालमपुर गांव की कहानी। पालमपुर गांव की कहानी का आज हम अध्ययन आपको कराते हैं। देखिए, जैसे आप जानते हैं पालमपुर गांव एक ग्रामीण क्षेत्र है। भारत के एक छोटी सी राज्य में ये गांव है पालमपुर। और जैसा कि आप जानते हैं, आप पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की अधिकांश यानी लगभग 60% जनसंख्या है। 60% जनसंख्या वो कृषि कार्यों में लगी हुई है।
कितनी प्रतिशत जनसंख्या? 60% जनसंख्या कृषि कार्यों में लगा हुआ है। अब आपको हम इस पालमपुर गांव की कहानी के बारे में हम परिचित करा देते हैं। पालमपुर गांव एक छोटा सा गांव है। यहाँ के जो निवासी हैं वो कृषि कार्यों में लगे हुए हैं और उन्हीं कृषि कार्यों के माध्यम से अपनी जीविकोपार्जन कर रहे हैं। लेकिन एक किसान अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए किस तरह से अपनी आर्थिक क्रियाओं को करता है, उसी तरह से पालमपुर के जो किसान हैं, छोटे भूमिधर हैं, श्रमिक हैं, अपनी छोटी भूमि पर अपनी छोटी इकाई जो भूमि की इकाई है उस पर फसलों का उत्पादन करके अपनी जीविकोपार्जन का उपार्जन करते हैं। पालमपुर गांव में 2 विद्यालय हैं, एक प्राथमिक स्तर और दूसरा माध्यमिक स्तर। यहाँ पे चिकित्सा की जो सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र बनाए गए हैं और यहाँ पे जो छोटा सा गांव है पालमपुर, ये एक बड़े रास्तों सड़कों से जोड़ता है, जिसको किसानों को अपने अनाजों का ले जाने और ले आने में सुविधा ना हो सके। कहने का मतलब परिवहन की उचित सुविधा का प्रबंधन हुआ है उस गांव में। बिजली उस गांव में है, जिससे किसानों की खेतों की सिंचाई पूर्ण रूप से की जा सके, कोई परेशानी ना हो सके। उस छोटे से गांव में 2-3 औद्योगिक केंद्र की स्थापना की गई है, छोटे छोटे उद्योगों की स्थापना की गई है, जिससे उस गांव में बिजली को बहुत ज़्यादा मान्यता दी है। अगर ये छोटे से गांव में या सपोज दैट आप अपने ही गांव में देख लीजिए, आपका छोटा सा गांव है, वहाँ पे 200-400 लोग निवासी हैं और अगर वहाँ पे बिजली लाइट की व्यवस्था नहीं होगी तो पहली बात तो आप खेती नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज, आप अगर कोई भी छोटा उद्योग लगाना चाहते हैं, छोटा मोटा कुटीर उद्योग जो बिजली से संबंधित है, लाइट से संबंधित है, तो उद्योग संचालित नहीं हो सकता है बगैर बिजली की, लाइट से। तो उसी तरह से वह छोटे से गांव में जो पालमपुर है, वहाँ पे लाइट की भी व्यवस्था है। कहने का मतलब थोड़ा बहुत वह जो है गांव विकसित तो हो रहा है और वहाँ के जो कृषि कार्यों में लगे हुए मजदूर हैं वो अपने श्रमिक के माध्यम से, श्रम के माध्यम से जो है अपना आगे जीविकोपार्जन कर रहे हैं। ये तो रही पालमपुर गांव की एक छोटी सी कहानी। अब उसी कहानी के ऊपर आइए हम पालमपुर गांव में किस तरह से उत्पादन की प्रक्रिया चल रही है। जैसे कि आप जानते हैं कि हम किसी भी चीज का उत्पादन करते हैं तो सबसे पहले हमको उत्पादन करने के लिए क्या मिलना चाहिए, क्या होना चाहिए, हम अपनी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे उत्पादन कर सकते हैं, कहाँ पे उत्पादन कर सकते हैं और उत्पादन करने की जो तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं, वो क्या क्या हैं, जिससे हम वस्तुओं का उत्पादन करते हैं और वस्तुओं का उत्पादन करके अपने जीविकोपार्जन की व्यवस्था करते हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि उत्पादन क्या है।
देखिए इसमें इकोनॉमिक्स में वस्तुओं और सेवाओं, तो सबसे पहले देखिए ये खंड आप अपरिचित हैं। इस खंड को पूरी तरह से विस्तृत रूप से शब्द टू शब्द आप समझते चलिए। वस्तु वह वस्तु होती है जिसको हम विदेशों से या बाहर से मंगाते हैं और वो वस्तुएं हमको उपलब्ध हो सके, अर्थात में वस्तुओं और सेवाओं का सीधा संबंध होता है। सेवा का मतलब है कि जैसे हम अध्यापक से अपनी पढ़ाई करवा रहे हैं, वो अध्यापक हमारे क्या कर रहा है, सेवा कर रहा है। डॉक्टर के पास जाते हैं, आप परेशान रहते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप डॉक्टर आपका क्या करता है, इलाज करता है, तो भी सेवा कर रहा है कि नहीं कर रहा। भले ही आप स्कूल में पढ़ते हैं, अध्यापक आपको पढ़ाता है, पढ़ाने के लिए आपसे पैसा लेता है, या डॉक्टर आपका इलाज करता है, ट्रीटमेंट करता है, तो आपसे वो पैसा लेता है, लेकिन उस पैसे के माध्यम से आपको सेवा दे रहा है कि नहीं दे रहा है। और इससे डॉक्टर और अध्यापक का जीविकोपार्जन भी हो रहा है, दोनों बात है। तो ये दोनों क्या है, दोनों एक दूसरे से संबंध रखते हैं, वस्तु और सेवा। आइए हम उत्पादन क्या चीज है इसके बारे में करते हैं। वस्तुओं और सेवाओं को उपलब्ध कराने की प्रक्रिया, मैंने आपको अभी बताया कि वस्तु और सेवा क्या है। वस्तुओं और सेवाओं को उपलब्ध कराया जाए, किसी भी व्यक्ति को वस्तु और सेवा अगर उपलब्ध कराया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, उत्पादन कहा जाता है, प्रोडक्टिविटी कही जाती है। बात समझ में आएगी नहीं। उत्पादन क्या है, किसी भी वस्तुओं और सेवाओं की प्रक्रिया को उपलब्ध कराने को क्या कहते हैं, उत्पादन कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्पादन क्या है। आर्थिक विकास में सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि उत्पादन क्या है, प्रोडक्टिविटी क्या है। तो वस्तुओं और सेवाओं को उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उत्पादन कहा जाता है। आइए अब हम आपको बताते हैं कि उत्पादन के जो तत्व हैं वो कौन कौन से हैं। उत्पादन के तत्व, देखिए उत्पादन के तत्व 4 हैं, ठीक है। भूमि, श्रम, पूंजी और आपका एक चौथा है संगठन। इन्हीं चारों तत्वों से आप किसी भी वस्तु का उत्पादन कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि भूमि है। अरे भाई, हम अनाज को, फसल को कहाँ उगाएंगे, जमीन पे ही तो उगाएंगे, मिट्टी में ही तो उगाएंगे। अगर जमीन नहीं है, मिट्टी नहीं है, भूमि नहीं है, तो आप फसलों का उत्पादन कर पाएंगे, पेड़ पौधे उगा पाएंगे, अपना जीविकोपार्जन कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो सीधी सी बात है कि किसी भी वस्तु का, किसी भी पेड़ पौधों का, किसी भी खाद्य सामग्री का अगर आप उत्पादन कर रहे हैं तो आपको किसकी आवश्यकता होगी, भूमि की, जो उत्पादन की पहले तत्व की श्रेणी में रखा गया है। भूमि ही एक ऐसा यंत्र है, या आप ऐसा कह लीजिए कि भूमि प्रकृति का निःशुल्क उपहार है, जिसको लोग अपना साधन मान के अपने जीविकोपार्जन करते हैं। अगर भूमि है तो हमको किसकी आवश्यकता होगी, अरे भाई भूमि है तो हम श्रम करेंगे, और जब श्रम करेंगे तो हम श्रम करने के लिए, मान लीजिए अब खेतों में काम करते हैं, जब हमारे पास पूंजी नहीं रहेगी, फसल या गेहूं, धान या जो भी आप उगाना चाहते हैं उसको हम कहाँ से खरीद के लाएंगे। तो कहने का मतलब भूमि है तो श्रम होगा, और श्रम है तो पूंजी होगी, और पूंजी है तो संगठन होगा, और तब आप किसी भी वस्तु का उत्पादन कर सकते हैं।
ये तो रहा उत्पादन और उत्पादन के तत्व। पालनपुर गांव के जो श्रमिक हैं, जो श्रम काम करते हैं, किसानों के रूप में कार्य करते हैं, वो ये 4 तत्वों को मिला करके भूमि, श्रम, पूंजी और संगठन को मिला करके अपनी जीविकोपार्जन की क्रिया को आगे बढ़ाते हैं। बात समझ में आ गई ना? अब आइए हम आपको अगले वीडियो में क्या अध्ययन कराएंगे उसके बारे में डिस्कस थोड़ा सा कर लेते हैं। आपको अगले वीडियो में हम अध्ययन करेंगे पालनपुर की खेती। आपने पढ़ा कि उत्पादन क्या है, उत्पादन के तत्व क्या है और संगठन क्या है, भूमि क्या है, श्रम क्या है, पूंजी क्या है, ठीक है। और अब आप पालनपुर की खेती किस तरह से की जा रही है और वहाँ के किसान कैसे कार्य करते हैं, अपने फसलों को बाजार तक कैसे ले जाते हैं, अपनी वाणिज्यिक व्यवस्था को किस तरह से सुधारते हैं और कैसे अपने जीविकोपार्जन की प्रक्रिया को और आगे विकसित करते हैं, इसके बारे में हम आपको अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। अब तक के लिए धन्यवाद।